Hello, it's a pretty lovely good evening once again from here in Delhi, and hope as always each one of you are absolutely fine, happy, and of course in fine spirits. तो बेटे स्टार्ट करेंगे आज हम बातचीत करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कैसे अप्लाई होते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किन एंटिटीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, किन को फॉलो नहीं करने पड़ते, इन तमाम बातों की चर्चा अब हम इस पर्टिकुलर सेशन में करेंगे। और एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट तुम्हें ये चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए, और जो मोस्टली आप लोगों को मालूम है, कि आप सबको ये पता है कि इंडिया में दो सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चल रहे हैं। दो सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक तो जो सेट है वो पहले से ही चल रहा है, पुराना सेट है और अभी भी प्रचलित है, करेक्ट। इनको हम कहते हैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब हम सिंपली वर्ड यूज करेंगे वर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो समझ जाना कि मैं एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, यानी कि जो पहले से ही चले आ रहे हैं। और उसके अलावा एक नया सेट है जिसको हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हालांकि ये दोनों ही क्या बोलते हैं, इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, लेकिन इंडिया में मैंने कहा दो सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। एक तो हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसका मतलब है एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये वो सेट है जो पहले से ही चला आ रहा है। और एक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये नया सेट है। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो एप्लीकेबल है नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के ऊपर भी और कॉर्पोरेट बॉडीज के ऊपर भी। इसका मतलब है कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हर तरह की संस्था को, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने पड़ते हैं। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं, चाहे वो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉडी हो। कॉर्पोरेट बॉडी का मतलब कंपनी फॉर्म ऑफ बॉडी, नॉन कॉर्पोरेट का मतलब जो कंपनी फॉर्म ऑफ नहीं है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, जैसे पार्टनरशिप है, जैसे एलएलपीज हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं कोई ट्रस्ट है, करेक्ट। हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना लाजमी होता है। सर क्या ट्रस्ट को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी होता है? बिल्कुल, उनको भी जरूरी होता है। इनफैक्ट हम बाद में देखेंगे कि कोई भी संस्था हो, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है अगर उसकी 0.1% एक्टिविटी कमर्शियल है। यानी कि अगर मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है और मैं कहता हूं उसकी 99.99% एक्टिविटीज जो हैं वो कमर्शियल नहीं है, यानी कि प्रॉफिट के लिए नहीं है, लेकिन 0.1% उसकी एक्टिविटी या 0.01% उसकी एक्टिविटी कमर्शियल है, तो तब भी उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। हाँ, अगर कोई ऐसी संस्था है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 100% एक्टिविटीज जो है नॉट फॉर प्रॉफिट है, प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य के लिए नहीं है, तो उन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होते हैं। अदरवाइज किसी भी तरह की संस्था हो, चाहे वो कॉर्पोरेट बॉडी हो या नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हो, उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने जरूरी होते हैं। एक तो पहला पॉइंट ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैं सिर्फ एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, अभी मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा। इज इट क्लियर टू यू? तो जहां तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल है, ये तो आपको पता लग गया कि ये दोनों तरह के ऑर्गेनाइजेशंस पे, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज पे, कॉर्पोरेट बॉडीज, दोनों पे अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट ये मालूम होना चाहिए कि कल कोई आपसे पूछे कि इंडिया में अभी तक कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू हुए हैं। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक 29 इश्यू हुए हैं, लेकिन इन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से, इन 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, उसका समावेश हो गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के अंदर। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10, किसी जमाने में हम इसको कहते थे कि ये जो AS10 है इसका ताल्लुक फिक्स्ड एसेट से है, लेकिन आजकल हम बोलेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का ताल्लुक जो है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट से है। यानी कि जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 का रिवीजन हुआ, जब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ, तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 पहले हुआ करता था उसको इसी के अंदर समावेश कर दिया। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जिसका कि ताल्लुक डेप्रिसिएशन से था, अब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS10 के अंदर ही चला गया। इसका मतलब अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 अस्तित्व में नहीं है। इसी तरह से पहले एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हुआ करता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8, जिसका ताल्लुक रिसर्च एंड डेवलपमेंट से था। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है AS26 के दायरे के अंदर आ गया, यानी कि AS26 के अंदर समा गया है। तो इसका मतलब जो 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करे गए हैं अभी तक, उसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS6 जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8 भी विड्रॉ हो गया है।
अब कोई आपसे पूछे कि इफेक्टिवली अभी कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो एंटिटीज को फॉलो करने पड़ते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 27, क्योंकि दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS8 और AS6 जो है, जैसा मैंने कहा कि वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट भी मैंने वैसे यहाँ पर दी हुई है। तो टोटल 29 स्टैंडर्ड जो है निश्चित रूप से डेफिनेटली इश्यूड है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 जो है, यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है कि ये विड्रॉ कर लिया गया है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वो भी अब विड्रॉ कर लिया गया है, वो AS26 में चला गया है, और AS6 जो है AS10 के अंदर चला गया है। अच्छा जी, ये चीज़ें मालूम होने के बाद अब जैसा कि कुछ लम्हा मैंने पहले कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है हर तरह की एंटिटीज को फॉलो करने पड़ते हैं। अब क्या हुआ कि कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स 2021, कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के मुताबिक अब जितनी भी एंटिटीज है इंडिया में, जितनी भी नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज है, पहले मैं उनकी बात करूंगा, जितनी भी नॉन कॉरपोरेट बॉडीज हैं, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉन कॉरपोरेट बॉडीज की। अभी मैं कॉरपोरेट बॉडीज की बात नहीं कर रहा, सिर्फ नॉन कॉरपोरेट बॉडीज की बात कर रहा हूं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है। तो जितनी भी नॉन कॉरपोरेट बॉडीज हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो हम कहते हैं लेवल 1 एंटरप्राइज, एक कहते हैं लेवल 2 एंटरप्राइज, एक कहते हैं लेवल 3 और एक कहते हैं लेवल 4 एंटरप्राइज। हालांकि बहुत सी बुक्स में और बहुत से मॉड्यूल में अभी भी वो 3 तरह की डिवीजन दिखाते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेकिन मैंने कहा कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के मुताबिक अब जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड करा जाएगा। लेवल 1 एंटरप्राइज, लेवल 2 एंटरप्राइज, लेवल 3, लेवल 4। ये जो भी चीज़ मैं आपको करा रहा हूँ खास तौर से आपको MCQ के पर्सपेक्टिव से इस पर और भी ज़्यादा ध्यान देना है। बाद में हम देखेंगे कि जो लेवल 1 एंटरप्राइज होती हैं वो बड़ी एंटरप्राइज होती हैं, समझ में आया, वो लार्ज एंटिटीज होती हैं, जबकि लेवल 2 एंटरप्राइज जो होती है वो बेसिकली मीडियम साइज की एंटरप्राइज होती है। लेवल 3 एंटरप्राइज जो होती है वो स्मॉल साइज की होती है। जो लेवल 1 एंटरप्राइज है वो लार्ज एंटिटीज है। लेवल 2 मैंने क्या कहा, मीडियम स्केल की एंटरप्राइजेज हैं। लेवल 3 जो है जैसा कि मैंने कहा स्मॉल है, और जो लेवल 4 है उनको हम बोलते हैं माइक्रो एंटिटीज। माइक्रो, सूक्ष्म, छोटी, बहुत ही छोटी। इज इट क्लियर टू यू? वैसे जो ये रूल आया है कंपनीज एक्ट का, जैसे मैंने कहा कि कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, इसके मुताबिक लेवल 1 एंटरप्राइज को छोड़ करके, लेवल 1 एंटरप्राइज को छोड़ दे तो बाकी कौन से लेवल बचे, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। इन तीनों एंटिटीज को मिला करके एक वर्ड यूज करा गया है जिसको हम बोलते हैं MSME। MSME का मतलब क्या है, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज। इज इट क्लियर टू? इसकी फुल फॉर्म भी आपको मालूम होनी चाहिए। मैंने कहा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं तो ये चीज़ें कई बार बच्चे ध्यान नहीं देते, तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो क्या क्या मैंने अभी तक बताया, जो बेसिकली आपको मेन चीज़ मालूम होनी चाहिए, इंडिया में कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यूड हैं, 29 है। इफेक्टिव कितने इश्यूड हैं, 27। क्यों? क्योंकि 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं वो विड्रॉ कर लिए गए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल जो है अब वो 2021 अप्लाई होता है, और 2021 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल के मुताबिक अब जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं उनको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। लेवल 1 एंटरप्राइज में, लेवल 2 एंटरप्राइज में, लेवल 3 में और लेवल 4 में। और क्यों डिवाइड करा गया है इसका रीजन मैं अभी कुछ लम्हों के बाद तुम्हें दूंगा। इज इट क्लियर टू यू? लेवल 1 एंटरप्राइजेज बड़ी एंटरप्राइजेज होती है, लेवल 2 जो है वो मीडियम स्केल की होती है, लेवल 3 स्मॉल होती है, और जो 4th है वो बहुत छोटी होती है, माइक्रो होती है। करेक्ट? अब जाहिर है कि हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि लेवल 1 एंटरप्राइजेस में कौन कौन सी एंटरप्राइजेस रखी जाती है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भी है, एक्सप्लेन द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज अंडर द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021। तो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 के मुताबिक क्या क्राइटेरिया है, कौन से पैरामीटर्स के आधार पर करेक्ट आप जो है एंटिटीज को डिवाइड करेंगे लेवल 1 में, लेवल 2 में और लेवल 3 में, ये चीजें भी अब आपको मालूम होनी चाहिए। अब जहां तक लेवल 1 एंटरप्राइज का सवाल है उसके अंदर मैं आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होती है, कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आप उसको लेवल 1 की कैटेगरी में रखेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो लेवल 1 एंटरप्राइजेस वो एंटरप्राइजेस होती है, पॉइंट नंबर 1, एक तो जिनकी इक्विटी या डेप्ट सिक्योरिटीज, करेक्ट, जिनके इक्विटी शेयर्स या डेप्ट एंड जैसे कि डिवेंचर्स वगैरह हैं, तो इक्विटी या डेप्ट सिक्योरिटीज जो है वो लिस्टेड है
या लिस्ट होने के प्रोसेस में है। जब मैं बोलता हूं लिस्टेड हैं या लिस्ट होने के प्रोसेस में है, तो लिस्टेड का मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या लिस्ट होने के प्रोसेस में है। और जो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो इंडिया में भी हो सकता है, आउटसाइड इंडिया में भी हो सकता है। तो इसका मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया कि एंटिटीज हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज आर लिस्टेड or are in the process of listing on any stock exchange whether it is in India or outside India। तो ऐसी तमाम एंटिटी जो लिस्टेड हैं या लिस्ट होने वाली हैं इंडिया में या आउटसाइड इंडिया, वो लेवल 1 कैटेगरी में आएंगी। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज में आ जाएगी। लेवल 1 एंटरप्राइज में आने के लिए एक और कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आप कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है या आप बैंक हैं, चाहे कोऑपरेटिव बैंक क्यों ना हो, तो ऑटोमेटिकली आप लेवल 1 एंटरप्राइज माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू यू? उसके अलावा कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंशियल नेचर का है और इंश्योरेंस के बिजनेस में एंगेज्ड है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और एंटिटीज कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, सिंपल वर्ड्स में बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशंस जो हैं जो बैंकिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, करेक्ट। कोई भी इंस्टीट्यूशन जो बैंकिंग के बिजनेस में है या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, ऑटोमेटिकली वो लेवल 1 एंटरप्राइज है। मैंने कहा कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज में इंक्लूड करा जाएगा, कैटेगराइज करा जाएगा। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है, कोई भी ऐसी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी, कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी। जब हम वर्ड कमर्शियल यूज कर देते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनका प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य है। तो कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी जिसका कि टर्नओवर, और ध्यान से यहां पर नोट करना है, जब मैं टर्नओवर की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर अदर इनकम इंक्लूड नहीं करी जाएगी, करेक्ट। टर्नओवर का मतलब हमारी सेल से होता है, जबकि अदर इनकम का मतलब जो इनकम हमें बैठे बैठाए मिल जाती है, जैसे रेंट मिल गया, जैसे डिविडेंड मिल गया, जैसे इंटरेस्ट मिल गया, तो ऐसी इनकम को छोड़ करके, यानी कि कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कि टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम 250 करोड़ से ज्यादा है, 250 करोड़ से ज्यादा है इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर, हुज टर्नओवर, जैसा कि मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है, excluding other income exceeds 250 crores in the immediately preceding accounting year। इसका क्या मतलब है? सपोज मेरा करंट ईयर 25-26 है, करंट ईयर 25-26 है सपोज, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि ये जो कोई एंटरप्राइज है, मैं देखना चाहता हूं कि क्या ये लेवल 1 में है या नहीं है। तो ये देखने के लिए मैं ये देखूंगा कि करंट ईयर के पहले के ईयर में, यानी कि 24-25 में, जो करंट ईयर है उससे जो पहले का ईयर है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर जो कि 24-25 है, क्या इसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है या नहीं है। अगर इसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन जब मैं ये टर्नओवर देखूंगा तो एक्सक्लूडिंग अदर इनकम देखूंगा, अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करूंगा। अगर ज़्यादा का है तो उस केस में फिर ये 25-26 के लिए लेवल 1 एंटरप्राइज मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छा जी, उसके बाद जस्ट वेट, उसके बाद इसमें दूसरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी ऐसी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल या बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी, कोई भी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी, अगर उनकी बोरोइंग्स, अब ध्यान से नोट करें, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत आ जाते हैं। अब की बार क्या लिखा है मैंने? इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि यहां जब हम बोरोइंग्स कंप्यूट करेंगे तो पब्लिक डिपॉजिट्स जो होंगी उनको भी इंक्लूड करेंगे। तो कोई भी ऐसी कमर्शियल, इंडस्ट्री या बिजनेस एक्टिविटी जिनकी जो बोरोइंग्स हैं पब्लिक डिपॉजिट को मिला करके अगर 50 करोड़ से ज़्यादा हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, तो वही पॉइंट है, अगर कोई एंटिटी है, करंट ईयर 25-26 है, और अगर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर में जो कि 24-25 होगा, अगर इनकी बोरोइंग्स 50 करोड़ से ज़्यादा की हैं तो ये लेवल 1 एंटरप्राइज मानी जाएगी। मैं कह चुका हूं कि एक भी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाए तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज मानी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? सपोज कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, वो तो ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं, लेवल 1 में आ जाएगा। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो इंश्योरेंस के बिजनेस में इन्वॉल्व है, वो ऑटोमेटिकली लेवल 1 में आ जाएगा, उसमें मुझे टर्नओवर कुछ देखने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसी कंपनी जो लिस्टेड है या लिस्ट होने के प्रोसेस में है, चाहे वो इंडिया में लिस्ट हो रही हो, लिस्टेड हो या होने वाली हो,
चाहे वो किसी बाहर के रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या लिस्ट होने वाली है, तो वो ऑटोमेटिकली लेवल 1 में आ जाएगी। और या फिर कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका टर्नओवर, जैसा कि मैंने कहा, 250 करोड़ से ज़्यादा का है, लेकिन टर्नओवर में अदर इनकम को इंक्लूड नहीं करना है, वो लिस्ट 1 में आ जाएगी। या कोई भी ऐसी एंटिटी जिसकी बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा की है, वो लेवल 1 में आ जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ गई सर। सपोज कोई कंपनी है, मान लेते हैं C1 नाम की कोई कंपनी है, और मान लेते हैं कि इसका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का है, तो ये लेवल 1 एंटरप्राइज है या नहीं है? बिल्कुल है सर। तो ये लेवल 1 एंटरप्राइज की कैटेगरी में कैटेगराइज कर ली जाएगी। अब अगर C1 नाम की कोई सब्सिडियरी कंपनी है, मान लेते हैं S1 नाम की कोई कंपनी है, और ये कंपनी इसकी सब्सिडियरी कंपनी है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि कोई कंपनी हमारी सब्सिडियरी कंपनी कब बन सकती है। अगर S1 की 50% से ज़्यादा के शेयर C1 के हाथ में हैं, तो S1 C1 की सब्सिडियरी कंपनी मानी जाएगी, और C1 को हम क्या बोलेंगे? पेरेंट कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर C1 का कंट्रोल है। अगर कोई कंपनी है और वो लेवल 1 कंपनी है, तो उस कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी होगी, तो वो ऑटोमेटिकली लेवल 1 में आ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कोई एंटिटी लेवल 1 में है और उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है, तो वो ऑटोमेटिकली लेवल 1 में मानी जाएगी। इसी तरीके से अब मान लेते हैं कि कोई कंपनी है मार्केट में, उसका नाम D1 है, और D1 के पास C1 लिमिटेड नाम की ये जो कंपनी है, जो लेवल 1 एंटरप्राइज है, C1 के 50% से ज़्यादा के शेयर D1 के हाथ में है। तो इसका मतलब जो D1 कंपनी है, ये पेरेंट कंपनी हो जाएगी, और C1 इसकी सब्सिडियरी मानी जाएगी। बिकॉज C1 के 50% से ज़्यादा के शेयर अगर D1 के हाथ में हैं, तो D1 विल बिकम पेरेंट कंपनी ऑफ C1। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, अगर कोई कंपनी है वो लेवल 1 एंटरप्राइज में ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो उस कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी हो या उस कंपनी की कोई पेरेंट कंपनी हो, जिसको होल्डिंग कंपनी भी कहते हैं, P लिमिटेड को होल्डिंग कंपनी भी बोल सकते हैं, तो जो कंपनी ऑलरेडी लेवल 1 एंटरप्राइज में है, अगर उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है या कोई होल्डिंग कंपनी है या पेरेंट कंपनी है, तो वो कंपनी भी ऑटोमेटिकली लेवल 1 में मानी जाएंगी। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर 5th में लिखा है कि होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी ऑफ एनी वन ऑफ द अबव। एनी वन ऑफ द अबव का मतलब अगर ये पहली 4 कैरेक्टरिस्टिक में से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएगी, तो वो लेवल 1 एंटरप्राइज हो जाएगी। तो लेवल 1 एंटरप्राइज की कोई सब्सिडियरी कंपनी हो या कोई पेरेंट कंपनी हो, जिसको होल्डिंग कंपनी भी बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली लेवल 1 एंटरप्राइज में इंक्लूड करी जाएंगे। ये पॉइंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया जो मैंने अभी तक आपको बातें बताई? तो लेवल 1 के अंदर कौन कौन सी एंटरप्राइजेज आती हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। अच्छा जी, ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता लग गई। अब आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो सारी एंटिटीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं, फिर हम ये जो नॉन कॉरपोरेट बॉडीज़ हैं, तो इन नॉन कॉरपोरेट बॉडीज़ को हम डिफरेंट लेवल्स में क्यों बांट रहे हैं? उसका आंसर मैं अभी दूंगा, और अभी मैं दे भी देता हूं, चिंता मत करो। कुछ लम्हा पहले मैंने अभी आपसे कहा कि इंडिया में टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने इश्यूड हैं। 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में अभी तक इश्यूड हैं। मैंने अभी तुमसे ये भी कहा कि इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 और 8 जो है वो आउट हो गए हैं। इज इट क्लियर टू यू? उनका अस्तित्व जो है वो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब इफेक्टिवली कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड है? नोटिफाइड का मतलब जो एंटिटीज को फॉलो करने जरूरी है, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब इन 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से 3 स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27। ये जो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, इन तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से। अगर ये 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से है, तो इसका मतलब ये वाले जो स्टैंडर्ड हैं AS 21, 23 और 27, ये नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को तो फॉलो करने ही नहीं है। इसका मतलब नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को मैक्सिमम स्टैंडर्ड जो फॉलो करने पड़ सकते हैं, 27 में से 3 स्टैंडर्ड हट गए तो कितने हो गए? 24। भाई टोटल 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो एंटिटीज को फॉलो करने हैं, क्योंकि इफेक्टिवली अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और 21 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से मैंने कहा 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21, 23 और 27 ऐसे हैं जो कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ही फॉलो करने पड़ते हैं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, जिसका ताल्लुक कंसोलिडेशन से है। एनीवे, इसकी बातचीत मैं बाद में करूंगा। मेनली आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को ही फॉलो करने पड़ते हैं। तो हम तो बात कर रहे हैं अभी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज की। तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 में बांटा जाता है। लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, उनको ये 3 स्टैंडर्ड फॉलो करने ही नहीं है। 27 में से 3 फॉलो करने ही नहीं है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कितने फॉलो करने पड़ सकते हैं? 24। तो जो लेवल 1 एंटरप्राइज होती हैं, लेवल 1 एंटरप्राइज को ये सारे के सारे 24 के 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? जो लेवल 1 एंटरप्राइजेस हैं, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज जो लेवल 1 में आएंगी, उनको 24 के 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? अब हम लेवल 2 की बात, अब आपकी समझ में ये भी आ रहा होगा कि हम नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को 4 पार्ट में क्यों डिवाइड करते हैं। क्योंकि हम देखेंगे जो लेवल 2 एंटरप्राइज हैं, अब उनको 24 के 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। इसी तरह से लेवल 3 की होंगी तो उनको थोड़ी और रियायत मिल जाएगी और छूट मिल जाएगी। इसी तरह जो उससे भी नीचे की एंटरप्राइज होंगी, उनको और भी ज़्यादा क्या बोलते हैं, रियायतें मिलेंगी। इज इट क्लियर टू यू? तो इसलिए एंटिटीज़ को इन पार्ट्स में बांटा जाता है। अब जो लेवल 2 एंटरप्राइज हैं, मैंने पहले कहा कि इनको मीडियम साइज एंटिटीज़ कहते हैं। लेवल 1 को लार्ज साइज्ड एंटिटीज़ भी कहा जाता है। अब लेवल 2 के अंदर कौन कौन सी एंटरप्राइजेज आती हैं, जरा ध्यान से सुनिए। लेवल 2 के अंदर कोई भी ऐसी कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटी इंक्लूड करी जाएगी अगर उसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अगर उसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, क्या लिखा मैंने? देखो, 50 करोड़ से ज्यादा है, एक्सीड्स 50 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 250 करोड़। यानी कि अगर कोई एंटिटी है, मान लेते हैं, और उसका जो टर्नओवर है, इस एंटिटी का टर्नओवर जो है लेट अस से 250 करोड़ से, तो 250 करोड़ है, तो इसका मतलब 50 करोड़ से तो ज्यादा ही है। 50 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन 250 करोड़ है या उससे नीचे है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा होगा तो ये लेवल 1 में चली जाएगी। तो इस एंटिटी को मैं लेवल 2 में रखूंगा। समझ में आया? अगर टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, मोर देन 50 करोड़ होना चाहिए, और 250 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, तो ये लेवल 2 एंटरप्राइज के अंदर आएगी। क्योंकि अगर 250 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा तो ये लेवल 1 में चली जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? और दूसरा पॉइंट ये है, बोरोइंग से ही रिलेटेड है। ऑल कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग हैविंग बोरोइंग्स, अब बोरोइंग्स के अंदर हम पब्लिक डिपॉजिट्स को इंक्लूड करते हैं। तो अगर उनकी बोरोइंग्स जो हैं, अगर उनकी बोरोइंग्स जो है 10 करोड़ हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा हैं, मोर देन 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा हैं, लेकिन 50 करोड़ तक हैं, 50 करोड़ हैं या 50 करोड़ से नीचे है। देखो, 10 करोड़ से तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो तब ये लेवल 2 में आएंगे, क्योंकि अगर इनकी 50 करोड़ से ज़्यादा की बोरोइंग्स हो जाएंगी तो लेवल 1 का पार्ट बन जाएंगी। तो ये पॉइंट आपको समझ में आना है। तो इसके अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, और फिर तीसरी कैरेक्टरिस्टिक वही है कि अगर कोई एंटिटी लेवल 2 एंटरप्राइज है, अगर कोई एंटिटी लेवल 2 एंटरप्राइज है और उसकी कोई सब्सिडियरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है, वो ऑटोमेटिकली लेवल 2 में इंक्लूड होगी। तो लेवल 2 के अंदर आपको ये जो स्लैब्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 50 करोड़ से ज़्यादा और 250 करोड़ से 250 करोड़ तक अगर उनका टर्नओवर है तो वो लेवल 2 में आएंगी। या फिर कोई ऐसी एंटिटी जिसकी बोरोइंग 10 करोड़ से ज़्यादा की हैं, लेकिन बोरोइंग्स 50 करोड़ हैं या उससे कम है, तो वो लेवल 2 में आएंगी। और लेवल 2 में कोई एंटरप्राइज आ जाए तो उस कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी हो या सब्सिडियरी कंपनी हो, वो लेवल 2 एंटरप्राइजेस में आएंगी। तो बाद में हम देखेंगे कि जो लेवल 2 एंटरप्राइजेस हैं, जैसे लेवल 1 एंटरप्राइजेस को तो ये सारे के सारे 24 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज पर अप्लाई होते हैं, वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जो लेवल 2 की एंटरप्राइजेस होती हैं, हम बाद में देखेंगे कि इनको कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की छूट है। इज इट क्लियर टू यू? जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इनको फॉलो नहीं करना पड़ता। अभी उसके बारे में भी मैं चर्चा डिटेल में करूंगा, कौन कौन से स्टैंडर्ड इनको फॉलो नहीं करने पड़ते। लेकिन जस्ट ये समझाने के लिए कि हम नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को इन डिफरेंट सेगमेंट्स में, इन डिफरेंट लेवल्स में क्यों बांटते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी एंटिटी हो और उस पर एक ही तरीके के रूल लगा दिए जाएं, तो ये पॉसिबल नहीं है।
इज इट क्लियर? इसलिए जितनी भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं उनको डिफरेंट लेवल्स में बांटा जाता है। अब उसके बाद लेवल 3 की चर्चा करते हैं। लेवल 3 की चर्चा हमने करी। अब लेवल 3 की चर्चा करने के लिए भी आपको यही 2 पॉइंट मालूम होने चाहिए, करेक्ट? अभी अभी मैंने बताया कि जो लेवल 2 की एंटरप्राइजेज हैं, अगर उनका टर्नओवर 50 करोड़ से टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा है, मोर देन 50 करोड़ है, लेकिन उनका टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा का नहीं है, 250 करोड़ तक है, तो वो लेवल 2 में आती हैं। बोरोइंग्स के बारे में भी मैंने ये बताया, अगर उनकी बोरोइंग्स मोर देन 10 करोड़ हैं लेकिन 50 करोड़ तक हैं तो वो लेवल 2 में आएंगी। अब इन चीज़ों को याद रखते हुए आपने लेवल 3 पे आना है। अब लेवल 3 के अंदर मैंने क्या लिखा है? ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज हुज टर्नओवर, जब भी टर्नओवर की बात करेंगे तो एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, एक्सीड्स 10 करोड़। अब इनका जो टर्नओवर है, देखो यहां तो टर्नओवर 50 की बात चल रही थी, अब इनका जो टर्नओवर है वो कह रहा है कि एक्सीड्स 10 करोड़, 10 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, करेक्ट? लेकिन इनका टर्नओवर 50 करोड़ तक रहना चाहिए, क्योंकि 50 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ये लेवल 2 में चली जाएंगी। इज इट और नॉट? तो अगर इनका टर्नओवर, लेवल 3 की बात चल रही है, अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है या 50 करोड़ तक है तब ये लेवल 3 में इंक्लूड होंगी। इसी तरह से जहां तक बोरोइंग्स का सवाल है, अगर इनकी बोरोइंग्स जो हैं, हम अभी देखेंगे कि 2 करोड़ से ज़्यादा की है, अगर बोरोइंग 2 करोड़ से ज़्यादा की है लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा तक की नहीं है, 10 करोड़ तक है, तो उस केस में लेवल 2 में रहेंगी, तो सॉरी लेवल 3 में रहेंगी। तो ऑल कमर्शियल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस रिपोर्टिंग एंटिटीज जिनकी की बोरोइंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट्स इन एक्सेस ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ से ज़्यादा की हैं, बट नॉट इन एक्सेस ऑफ 10 करोड़, लेकिन 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, करेक्ट? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, तो तब वो लेवल 3 एंटरप्राइज मानी जाती हैं। लेवल 3 को स्मॉल एंटरप्राइजेस भी कहा जाता है। और अगर कोई एंटिटी लेवल 3 में है तो उसकी होल्डिंग कंपनी हो या उसकी सब्सिडियरी कंपनी हो, वो भी लेवल 3 की मानी जाएंगी। अच्छा जी, अब ये लेवल 4 को देखो, तो लेवल 4 कौन सी एंटरप्राइज हो गई? जाहिर है कि लेवल 4 एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज हो गई। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जो ना तो लेवल 1 है, ना लेवल 2 है, ना लेवल 3 है, सिंपल वर्ड्स में। अब इसको जरा अगर हम और इसका विश्लेषण करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका कि टर्नओवर 10 करोड़ से नीचे है, अगर इसका टर्नओवर 10 करोड़ से लेस है तो इसका मतलब लेवल 1 में आएगी, क्योंकि 10 करोड़ से ज़्यादा होगा तो फिर लेवल 2, लेवल 3 या लेवल 1 में जाएगी, वो एक अलग मैटर है। और इसी तरह से अगर इनकी बोरोइंग्स लेस देन 2 करोड़ है तो ये माइक्रो लेवल की एंटरप्राइज मानी जाती है। अब आपको ये तो पता लग गया कि इंडिया में जहां तक एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल है, एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट बॉडीज पर भी अप्लाई करते हैं, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज पर भी करते हैं। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, इसके लिए नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को 4 लेवल्स में बांटा जाता है। अब 4 लेवल्स में बांटने के बाद, जैसा कि अभी मैंने आपसे कुछ लम्हा पहले कहा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 21, 23 और 27 तो किसी भी नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी भी, करेक्ट? क्योंकि इन स्टैंडर्ड का ताल्लुक सिर्फ कंपनी से है। अब देखो यहां पर कोई नॉन कॉर्पोरेट बॉडी है, अगर वो लेवल 2 या लेवल 3 में है, अगर वो लेवल 2, लेवल 3 या इवन लेवल 4 में भी है, इज इट क्लियर टू यू? यानी कि वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं या मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस हैं या माइक्रो लेवल के एंटरप्राइजेस हैं, तो मैंने कहा कि उन पे ये स्टैंडर्ड तो अप्लाई नहीं करते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3 और AS 17 आपको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? समझ में आ गया? तो ये फायदा है कि अगर आपका लेवल थोड़ा सा कम है तो आपको कुछ स्टैंडर्ड को फॉलो ही नहीं करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट एग्जेम्पशन। अच्छा जी, फिर मैंने यहां पर क्या लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉट एप्लीकेबल टू नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज फॉलोइंग इन लेवल 3। अगर कोई लेवल 2 में है तो उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है। सेगमेंट AS 17 जिसका ताल्लुक सेगमेंट रिपोर्टिंग से है, वो भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एंटरप्राइज मान लेते हैं लेवल 3 में है तो उसको तो कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करने? कैश फ्लो स्टेटमेंट AS 3 फॉलो नहीं करना, AS 17 फॉलो नहीं करना, उसको AS 20 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है जिसका ताल्लुक जो अर्निंग पर शेयर से है, AS 18 भी फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
जिसका कि ताल्लुक जो है वो रिलेटेड पार्टी से है, और 24 डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन और 27 वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वैसे ही फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली AS 3, 17, 20, 18 और 24 इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा जी, एक तो हम कहते हैं कंप्लीट एग्जेम्पशन। कंप्लीट एग्जेम्पशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड ही आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 1 के अलावा जितनी भी एंटरप्राइज होती हैं उनको छूट मिलती है दो तरीके से। एक तो हम बोलते हैं कंप्लीट एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का मतलब ही है कि आपको स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करना है, स्टैंडर्ड फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। करेक्ट। एक तो हम बोलते हैं एग्जेम्पशन, एक हम बोलते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड तो फॉलो करना है, लेकिन स्टैंडर्ड में दी हुई कुछ बातों को या कुछ पैराग्राफ्स की आपको रिलैक्सेशन है, आपको उन पॉइंट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बाद में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट करेंगे तो आप देखेंगे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है उसमें कई पैराग्राफ्स होते हैं और हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ गाइडेंस होता है। तो जो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 एंटरप्राइजेज होती हैं उनको कुछ स्टैंडर्ड की एग्जेम्पशन होती है, और कुछ एग्जेम्पशन का मतलब है स्टैंडर्ड ही आपको फॉलो नहीं करना, और कुछ स्टैंडर्ड की रिलैक्सेशन मिलती है। रिलैक्सेशन का मतलब स्टैंडर्ड तो फॉलो करना है, लेकिन उसमें दी हुए कोई पैराग्राफ्स वगैरह हैं वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं। इसको हम पार्शियल एग्जम्पशन भी बोलते हैं। रिलैक्सेशन को आप पार्शियल एग्जम्पशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पार्शियल एग्जम्पशन। यानी कि स्टैंडर्ड तो फॉलो करना है लेकिन पार्शियली फॉलो करना है। तो यहां मैंने क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच रिलैक्सेशंस फ्रॉम सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन गिवन टू नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज फॉलोइंग इन लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4। तो लेवल 1 को छोड़ करके जो MSMEs हैं, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, मीडियम या माइक्रो लेवल की इंडस्ट्रीज हैं या कंपनीज हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज की बात कर रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो उनको लेवल 2, लेवल 3 की बात चल रही है और लेवल 4 की बात चल रही है। कुछ स्टैंडर्ड की पार्शियल एग्जम्पशन है या रिलैक्सेशन है, जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 10 फॉलो तो करना है लेकिन इसमें दिए हुए कुछ पैराग्राफ हैं जिनकी की इनको छूट है। इसी तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 11, AS 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15, 19, 22, 26 एंड 28, यानी कि इतने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं जो कि इनको पार्शियली अडॉप्ट करने, क्योंकि कुछ पैराग्राफ्स की इनको छूट मिली हुई है। तो एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको ये चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ है, नंबर 1 वो कितने लेवल्स में डिवाइडेड है, नंबर 2 कि ये डिफरेंट लेवल्स में हम क्यों डिवाइड करते हैं, ये देखने के लिए कि स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी। अगर आप लेवल 1 की होगी तो आपको ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, लेवल 2 की होगी तो उससे थोड़ा कम स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, लेवल 3 की तो और भी कम, और लेवल 4 की है तो बहुत कम आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जनरली लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 की जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनको एक पार्शियल एग्जम्पशन मिलती है या फिर उनको फुल एग्जम्पशन मिलती है। फुल एग्जम्पशन का मतलब है कि आपको स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं करना, और पार्शियल एग्जम्पशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड में दिए हुए कुछ पैराग्राफ्स को आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ें एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको मालूम होनी चाहिए। अभी अभी जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट करा था तो तब मैंने आपको एक बात ये भी बताई थी कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, वो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज NCB, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज पर भी अप्लाई करते हैं और वो कंपनीज पर भी अप्लाई करते हैं, वो कंपनीज पर भी अप्लाई करते हैं। अब मैं एक और चीज़ बात बता दूं, जब मैंने ये शुरुआत में चैप्टर इनिशियल स्टेजेस में स्टार्ट करा तो मैंने आपको ये बताया कि इंडिया में जो है 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चल रहे हैं। ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था। इंडिया में 2 सेट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक तो जो एग्जिस्टिंग सेट है जिसको हम सिंपली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, और एक नया सेट है जिसको हम बोलते हैं इंड AS। इंड AS के बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा, हालांकि सिंपल वर्ड्स में अभी तुम इसको न्यू सेट के रूप में ऐसे दिमाग में रख लो, ये नया सेट है। तो सर ये नया सेट किनको फॉलो करना पड़ता है? आप तो कह रहे हो कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को और कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं, तो फिर कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रह गया? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अब किसी भी टाइप का ऑर्गेनाइजेशन तो रह नहीं गया। हम बाद में देखेंगे जब हम इंड AS की चर्चा करेंगे तो इंड AS सिर्फ और सिर्फ कंपनीज को ही फॉलो करना पड़ता है। सर यहाँ तो हम कंफ्यूज हो गए। आप कह रहे हो कि इंड AS कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है और आप कह रहे हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है,
तो अब मैं आपको बताता हूं कि इंड एस उन्हीं कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है जो इंड एस में दिए हुए क्राइटेरियाज को, पैरामीटर्स को या कंडीशंस को पूरा कर लेती हैं। अब इंड एस के अंदर कौन कौन से क्राइटेरिया हैं ये फिलहाल अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी इतना टाइम बीइंग के लिए मैंने बता दिया कि कुछ क्राइटेरिया हैं, कुछ कंडीशंस हैं। जब वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इंड एस फिर कंपनी को फॉलो करना पड़ता है। फिर वो कंपनी जो इंड एस फॉलो करेगी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो कंपनीज हैं, अब आप ऐसे नतीजा निकाल लो, इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं तो कंपनीज जो हैं या तो वो इंड एस को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इंड एस को केवल वही एंटिटी फॉलो करेगी जो इंड एस के दिए हुए क्राइटेरिया को मीट कर रही है। इज इट क्लियर टू यू? जो इंड एस में दिए हुए क्राइटेरिया को मीट करेंगी केवल वही कंपनी इंड एस को फॉलो करेंगी। इज इट क्लियर टू यू? इट इज एज सिंपल एज दैट। और कोई भी ऐसी कंपनी जो इंड एस में दिए हुए क्राइटेरियाज को, कंडीशंस को मीट नहीं करेंगी तो उनको एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। इतना बस आप दिमाग में रख लो, अब आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अब मैं जो कह रहा हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को भी फॉलो करने पड़ते हैं और कंपनीज को भी फॉलो करने पड़ते हैं। तो अब आपकी समझ में ये बात आनी चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो उन्हीं कंपनीज को फॉलो करने पड़ेंगे जो इंड एस को फॉलो नहीं करती हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, आज के दिन इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज जो हैं वो इंड एस को फॉलो करती हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज जो इंड एस के दायरे में नहीं आ पा रही हैं वो अभी भी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ही फॉलो करेंगी। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो जो एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, फटाफट मुझे ये बताओ वो किन किन के ऊपर क्या बोलते हैं अप्लाई होते हैं। एक तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के ऊपर। अब अगर आप मेरे को ये बोलोगे और कंपनीज के ऊपर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको क्या बताना है? सर उन कंपनीज के ऊपर जो इंड एस के दायरे में नहीं आती हैं। इज इट क्लियर टू यू? राइट सर, अब समझ में आ गया। तो कंपनीज को भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे अगर वो इंड एस के दायरे में नहीं आ रही हैं। अब जो कंपनीज होती हैं, जैसे कि नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज होती हैं, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज को हमने देखा कि हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। अभी हमने देखा था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4। अब जो कंपनीज होती हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सिर्फ 2 पार्ट में जो कंपनीज होती हैं। एक तो हम बोलते हैं नॉन एसएमसी। क्या बोलते हैं? नॉन एसएमसी। सर ये नॉन एसएमसी क्या होता है? भाई एस का मतलब तो होता है स्मॉल, एम का मतलब होता है मीडियम और सी का मतलब है कंपनी। तो एसएमसी का मतलब हो गया स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। मैंने अभी एसएमसी का मतलब बताया है, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज, लेकिन मैंने उसके आगे नॉन भी तो लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया नॉन स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। अगर मैं कह रहा हूं कि ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, नॉन का मतलब नहीं, अगर ये स्मॉल एंड मीडियम कंपनी नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूं? नॉन एसएमसी का क्या मतलब हो गया? बिग कंपनीज, बड़ी कंपनी। आप ऐसे मान के चल लो, लार्ज साइज कंपनीज। इज इट क्लियर टू यू? नॉन एसएमसी का मतलब छोटी कंपनी नहीं, इसका मतलब है कि ऐसी कंपनी जो स्मॉल कंपनी भी नहीं है, जो मीडियम कंपनी भी नहीं है, तो इसका मतलब हो गया कि वो बड़ी कंपनी है। और दूसरी क्लासिफिकेशन है एसएमसी, स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज। तो जहां तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सवाल है, अगर कोई कंपनी है और उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उसको कौन सी कैटेगरी में रखा जाए। क्या उसको एसएमसी के दायरे में रखा जाए या उसको नॉन एसएमसी के दायरे में रखा जाए? क्या उसको छोटी कंपनी माना जाए, स्मॉल कंपनी? एसएमसी का मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनी, वैसे मैंने स्मॉल लिख दिया। तो स्मॉल या मीडियम कंपनी माना जाए या फिर उसको बड़ी कंपनी माना जाए? तो इसके लिए जो रूल्स हमें दिए हुए हैं वो एसएमसी से रिलेटेड दिए हुए हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो दी हुई हैं वो एसएमसी की दी हुई हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक के बारे में मैं अभी बातचीत करूंगा। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक अभी दी हुई है, अभी मैंने कहा मैं एसएमसी की बातचीत करूंगा, तो ये एसएमसी के बारे में मैंने यहां पर लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर वो कैरेक्टरिस्टिक में से, अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले तो मैंने क्या बोला था नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज के केस में कि कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाए, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए तो वो लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 मानी जाती है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं, जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए।
यानी कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो यहां पर लिखी हुई हैं, अगर ये सेटिस्फाई होंगी सारी की सारी, तब वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? यहां पर जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है ऑल। सारी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब वो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी मानी जाएगी। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? तो रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी को वैसे तो डिफाइन करा गया है क्लॉज 2F में ऑफ द कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 का, जहां तक सवाल है। करेक्ट? तो स्मॉल एंड मीडियम कंपनी कौन सी कंपनी मानी जाती है? वन, अगर उस कंपनी के इक्विटी या डेब्ट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है और ना ही लिस्ट होने वाले हैं इंडिया में या बाहर, ना तो वो लिस्टेड है ना उसके शेयर लिस्ट होने वाले हैं। एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो सेटिस्फाइड होनी ही चाहिए। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये सेटिस्फाई होनी चाहिए कि वो कंपनी कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन नहीं होना चाहिए। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई होनी चाहिए। और उस कंपनी का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम जो है 250 करोड़ से नीचे होना चाहिए। 250 करोड़ से नीचे होना चाहिए। और उसकी जो बोरोइंग्स हैं इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब नेचुरल है कि ये बड़ी कंपनियां नहीं हो सकती, तो ये छोटी कंपनी मानी जाएगी। अब कोई भी, मैंने कहा ये सारी कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो जाएंगी तो वो एसएमसी मानी जाएंगी। और इन कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्मॉल एंड मीडियम कंपनी मानी जाएंगी। इज इट क्लियर टू यू? यानी कि सिंपल वर्ड्स में हमने क्या देखा, कोई कंपनी स्मॉल एंड मीडियम कंपनी कब बनती है? कोई कंपनी स्मॉल एंड मीडियम कंपनी तब बनती है तो क्या उसके शेयर और डेब्ट सिक्योरिटी लिस्टेड हैं या लिस्ट होने वाले हैं, हमें यह देखना पड़ता है। अगर आंसर है नो, फिर हमें यह देखना पड़ता है कि क्या ये बैंकिंग का बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही, क्या ये बैंकिंग या इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है या नहीं कर रही। आंसर होना चाहिए नो, यानी कि इसके जो शेयर्स हैं या डेट सिक्योरिटीज़ हैं वो लिस्टेड नहीं होने चाहिए, ना लिस्टिंग के प्रोसेस में होने चाहिए, ना ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए और ना ही ये इंश्योरेंस सेक्टर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। और फिर इनका जो टर्नओवर है, जैसा कि मैंने कहा, वो लेस देन 250 करोड़ होना चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? फिर मैंने कहा इनकी जो बोरोइंग्स है, जैसे कि मैंने बताया, बोरोइंग्स लेस देन 50 करोड़ की होनी चाहिए। अगर ये चारों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाइड हो जाती हैं तब हम इसको एसएमसी मानते हैं। यानी कि अब कोई एंटिटी है, अब मान लेते हैं कि कोई एंटिटी है, अगर उसने चारों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई कर दी तो उसको हम स्मॉल एंड मीडियम कंपनी बोलेंगे। स्मॉल एंड मीडियम कंपनी बोलेंगे। अभी अभी मैंने कहा कि टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू हुए हैं और उसमें से 2 कट गए हैं, तो इफेक्टिवली 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं। जो कंपनीज हैं उनको 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी कंपनी हैं, तो आपको ये सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज हैं तो कुछ स्टैंडर्ड की आपको रियायत मिल जाएगी, जैसा कि कुछ लम्हा पहले मैंने कहा। अब मान लेते हैं कोई एंटिटी है, इसने चारों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई करी तो ये एसएमसी मानी जाएगी। लेकिन इसमें से एक भी कैरेक्टरिस्टिक अगर सेटिस्फाई नहीं करी, एक भी नहीं करी, तो फिर उसको बिग कंपनी मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? फिर उसको बिग कंपनी मान लिया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि कंपनीज का क्लासिफिकेशन कैसे करा जाता है। अब जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशंस फॉर एसएमसी एज डिफाइंड इन द नोटिफिकेशन, तो इस नोटिफिकेशन में यह कहा गया है कि अगर आप स्मॉल एंड मीडियम कंपनी हैं तो उस केस में आपको कंप्लीट एग्जम्पशन है AS3 की और AS17, यानी कि ये पूरा स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना तो AS3 ना AS7। और अगर आप एसएमसी कंपनी है तो कुछ स्टैंडर्ड की आपको पार्शियल एग्जम्पशन भी है, जैसे 15 है, 19 है, 20 है, 28 है, 29 है और 25 है। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा जी, अब इन पर बेस्ड कुछ मैंने आपको केस स्टडी भी बताई। अब वो क्या कह रहे हैं, हालांकि स्टैंडर्ड पे कोई तुम्हें केस स्टडीज कराता नहीं है। मैसर्स F2 ब्रदर्स नाम की कोई कंपनी है और ये पार्टनरशिप फर्म है। क्या है पार्टनरशिप फर्म? तो क्या ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है? नो सर। फिर क्या है ये? अगर ये कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर ये क्या है बाबा? नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज है। अब वो कह रहे हैं कि इनका टर्नओवर जो है 1.25 करोड़ है।
कितना है, महज 1.25 करोड़, और कह रहा है ये जो टर्नओवर है एक्सक्लूडिंग अदर इनकम है, और इनकी जो बोरोइंग्स है वो केवल 0.95 करोड़ है प्रीवियस ईयर में। अब वो कह रहा है कि ये कंपनी चाहती है, इट वांट्स टू अवेल एग्जेम्पशंस अवेलेबल इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर द ईयर एंडेड सो एंड सो। तो ये जो कंपनी है ये कुछ एग्जेम्पशन हासिल करना चाहती है। Advise the management of F2 Brothers and Company in respect of exemptions or provisions as per the directives issued by ICAI। अब आपको क्या मालूम होना चाहिए, देखो पहले तो टर्नओवर जो है F2 ब्रदर्स का लेस देन 10 करोड़ है, क्योंकि टर्नओवर जो है वो कितना है 1.25, और वो 10 करोड़ से भी कम है, और उनकी जो बोरोइंग्स हैं वो 2 करोड़ से भी कम है। आपको याद है, इसका मतलब ये तो माइक्रो लेवल पे आ गई। सो इट विल बी क्लासिफाइड एज लेवल 4 एंटरप्राइज। पहले तो ये लेवल 4 एंटरप्राइज मानी जाएगी, क्योंकि इनका टर्नओवर तो 10 करोड़ से भी कम है और बोरोइंग्स 2 करोड़ से भी कम है। इसका मतलब ये माइक्रो लेवल में आ रही है। माइक्रो लेवल में मैंने आपको बताया कि इन दिस केस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 3, 14, 17, 18, 20, 21 तो वैसे भी फॉलो नहीं करना, 23, 24, 25, 27, 28 विल नॉट बी एप्लीकेबल। देखो मैंने पहले ही आपको कहा नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज हैं तो 23, 27, 28 तो वैसे ही फॉलो नहीं करना, उसके अलावा इतने सारे स्टैंडर्ड तो इनको फॉलो ही नहीं करने। और उसके अलावा इनको माइक्रो लेवल की जो एंटरप्राइज हैं उनको एग्जम्पशन है, पार्शियल एग्जम्पशन है बहुत सारे स्टैंडर्ड की, AS 10 की, 11 की, 13 की, 15 की, 19 की, 22 की और 26 की। तो ये एग्जम्पशन ये हासिल कर सकते हैं। केस स्टडी 2 में क्या कहते हैं कि XYZ लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है और इनका टर्नओवर 50 करोड़ का है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और इनकी बोरोइंग्स हैं वो 1 करोड़ की है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड वांट्स टू अवेल द एग्जेम्पशंस अवेलेबल इन द एडॉप्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल टू द कंपनीज फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2026। अब वो कह रहा है एडवाइस द मैनेजमेंट ऑन द एग्जम्पशन अवेलेबल एज पर द कंपनीज रूल। पहले तो ये देखो कि इनका टर्नओवर कितना है जी, 50 करोड़ है, और इनकी बोरोइंग्स कितनी है 1 करोड़ की। वैसे तो मैंने लंबा आंसर लिखा हुआ है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। वो कह रहा है कि XYZ लिमिटेड का टर्नओवर 50 करोड़ है। कितना है, 50 करोड़ है, विच डज नॉट एक्सीड 250 करोड़, यानी कि 250 करोड़ से ज़्यादा का इनका टर्नओवर नहीं है, करेक्ट। एंड बोरोइंग्स जो है वो 1 करोड़ हैं, जो कि लेस देन 50 करोड़ है। तो इसका मतलब इट इज़ ए स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी। याद रखें कि इस क्वेश्चन में कंपनी की बातचीत चल रही है, ये मैं आपको शुरू में बताना भूल गया। उसने कहा XYZ लिमिटेड, इसका मतलब यहाँ मेरे को कंपनी का देखना पड़ेगा, जो कंपनी है। कंपनी में देखने के लिए हमने अभी अभी रूल्स देखे थे, ये रूल्स मैंने यहाँ पर लिखे भी हैं कि कोई कंपनी SMC तब मानी जाती है जब उसके डेट सिक्योरिटीज़ वगैरह लिस्टेड नहीं है, ना लिस्टेड होने वाले हैं, वो कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं होने, कोई कंपनी नहीं है, उसका टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो इसका तो टर्नओवर सिर्फ 50 करोड़ से, और उसकी जो बोरोइंग्स हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखाई हुई हैं। तो देखा जाए तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि इनका टर्नओवर मैंने कहा कि 50 करोड़ है, 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, और इनकी बोरोइंग्स भी 1 करोड़ हैं, जो कि 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो इसका मतलब ये स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी है। तो इसका मतलब इनको रिलैक्सेशन मिल सकती है और इनको पार्शियल एग्जम्पशन भी मिल सकती है। उसके अलावा थर्ड में मैंने क्या बताया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कंपनी वॉज क्लासिफाइड एज नॉन SMC। अब कोई कंपनी है और वो कह रहा है 24-25 में उसको नॉन SMC माना गया। नॉन SMC का मतलब बड़ी कंपनी माना गया, नॉन SMC। आपको मालूम है जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको सारे स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। नॉन SMC का मतलब होता है बड़ी कंपनी, तो वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो कर रही होंगी। अब कह रहे हैं लेकिन 2025-26 में इट हैज़ बीन क्लासिफाइड एज SMC। अब जब नेक्स्ट ईयर आया 25-26 तो ये SMC की कैटेगरी में आ गई, यानी कि अब ये स्मॉल कैटेगरी में आ गई। हो सकता है इसका टर्नओवर कम हो गया हो वगैरह वगैरह, किसी भी कारण से अब ये SMC है, ऐसा हो सकता है। अब वो क्या कह रहे हैं, द मैनेजमेंट डिजायर्स टू अवेल द एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन अवेलेबल फॉर SMC इन 2025-26।
अब हमें मालूम है जो एसएमसी कंपनी होती हैं उनको एग्जम्पशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं करना, और रिलैक्सेशन का मतलब है कि स्टैंडर्ड को पार्शियली फॉलो करना। तो जो स्मॉल कंपनीज होती हैं उनको एग्जम्पशन भी है, रिलैक्सेशन भी है। तो वो कह रहा है कि जो मैनेजमेंट है इस कंपनी का, जो कि पहले ये बड़ी कंपनी थी अब ये छोटी कंपनी बन गई, तो इनका मैनेजमेंट कह रहा है बिकॉज अब हम छोटी कंपनी बन गए हैं तो हमें एग्जम्पशन और जो है रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। लेकिन रूल क्या कहता है तुम्हें वो भी मालूम होना चाहिए, तभी तो तुम इसका आंसर दोगे। कई बच्चे तो बोलेंगे सर एसएमसी बन गई है तो एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन मिल जानी चाहिए, लेकिन रूल ये नहीं है। अभी इनको एसएमसी की कैटेगरी में रहना पड़ेगा कंसिक्यूटिवली कम से कम 2 साल तक। एकदम से जब कोई बड़ी कंपनी या एक कैटेगरी से हट करके दूसरी कैटेगरी में आएगी तो ये नहीं होगा कि दूसरी कैटेगरी के रूल अप्लाई हो जाएंगे। कम से कम उस कैटेगरी में इनको 2 साल तक रहना पड़ेगा। अगर ये 2 बार यानी कि नेक्स्ट ईयर भी एसएमसी बन जाएंगी तो इसका मतलब 2 बार 2 कंटिन्यूस पीरियड के लिए ये एसएमसी हो गई, तब इनको एग्जम्पशन मिल सकती है, रिलैक्सेशन भी मिल सकती है। ये पॉइंट आपको समझना चाहिए, यानी कि 25-26 में इनको ना तो रिलैक्सेशन मिलेगी ना एग्जम्पशन मिलेगा। तो एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021, एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच वॉज प्रीवियसली नॉट एसएमसी, पहले तो ये नॉन एसएमसी थी, एंड सब्सिक्वेंटली बिकम्स एसएमसी, बाद में ये एसएमसी हो गई, शुड नॉट बी क्वालिफाइड फॉर एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अवेलेबल टू एसएमसी until the company remains in SMC for 2 consecutive accounting periods। समझ में आया? कम से कम 2 साल 2 अकाउंटिंग पीरियड के लिए इनको एसएमसी में रहना पड़ेगा, जो एग्जम्पशन और रिलैक्सेशन है उनको अवेल करने के लिए। देयरफॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी कैन नॉट अवेल एग्जम्पशंस रिलैक्सेशंस अवेलेबल टू एसएमसी फॉर द पीरियड 25 एंड 26। तो इस साल इनको कोई एग्जम्पशंस वगैरह नहीं मिलेंगी। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो ठीक है, 5 मिनट का हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद अभी कंटिन्यू रखते हैं।
So, welcome again after the break. तो बेटा जहाँ तक सवाल है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिक चीज़ तो आपको मालूम होनी चाहिए। अब आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेसिकली है क्या। अब सबको मालूम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बना करके रखे हुए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिंपल वर्ड्स में कुछ रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में कुछ रूल्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि इश्यू करी जाती है एक्सपर्ट बॉडी के द्वारा, एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा। हर देश में कोई एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी होती है, करेक्ट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और बाय द गवर्नमेंट और अदर रेगुलेटरी बॉडी कवरिंग द एस्पेक्ट्स ऑफ। अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो क्या बताते हैं? हमें मालूम है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ गाइडलाइंस देते हैं, कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग व्हाट, कि हमें किसी चीज़ को रिकग्नाइज, किसी आइटम को, ट्रांजैक्शन को कैसे रिकग्नाइज करना है, उसको मेज़र कैसे करना है, उसका प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन का मतलब है कि हमने उसको बैलेंस शीट पे दिखाना है, हमने उसको स्टेटमेंट ऑफ P&L में दिखाना है, फिर उसमें भी ग्रॉस वैल्यू पे दिखाना है, नेट वैल्यू पे दिखाना है, कौन सी हेडिंग पे दिखाना है। एंड डिस्क्लोजर, अगर वो ट्रांजैक्शन ऐसी है तो क्या हमें उसका डिस्क्लोजर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बातचीत करते हैं। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं जो कि प्रिपेयर करे जाते हैं किसी देश की कॉम्पिटेंट बॉडी के द्वारा। कॉम्पिटेंट बॉडी का मतलब है जिसको कि ये अधिकार दिया गया है उस देश की गवर्नमेंट ने। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो बेसिकली गाइडेंस देते हैं रिकग्निशन के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में, उनकी प्रेजेंटेशन के बारे में और उनके डिस्क्लोजर के बारे में। स्टेट द एरियाज विद विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील, ये मैंने अभी तुम्हें बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किन चीज़ों से डील करते हैं, मैंने अभी बताया। एक तो वो डील करते हैं रिकग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेजरमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन और उनके डिस्क्लोजर से ये डील करते हैं। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई। मेन एम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो मेन एम है वो ये है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जब वो अपनी अकाउंटिंग करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर करके करें, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर करके करेंगी तो तभी ही यूनिफॉर्मिटी आएगी, कंपेरेबिलिटी आएगी, कंसिस्टेंसी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। क्योंकि एक फर्म दूसरे तरीके से किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगी, कोई दूसरी फर्म किसी दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करेगी, तो फिर कंपेरेबिलिटी नहीं हो सकती है। अब तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि हु फ्रेम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ मैंने बात करी है सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, यानी कि एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, मैंने इंड एस की बात नहीं करी है। हु फ्रेम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन फॉलो करता है, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए ASB, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या है? ये ICI की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ICI की एक बॉडी है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप इंडिया में जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं उनके लिए, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रेम करेंगे और कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए स्टैंडर्ड फ्रेम करेंगे। और ये जो है मैंने कहा कि ICI की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आंसर आपका यही होगा, ASB हैज़ बीन इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फ्रेमिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन इंडिया। व्हाट इज ASB? अब ASB क्या है ये मैंने अभी आपको बता ही दिया। ASB जो है वो एक बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है काउंसिल ऑफ ICI के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द काउंसिल ऑफ ICI। अब ASB जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, ध्यान ये रखना है कि वो बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है। जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट करती है, करेक्ट, तो उसके ऊपर किसी तरीके का दबाव नहीं है। और ICI की कोई काउंसिल को ये अधिकार भी नहीं है कि उन्होंने एक बार जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फ्रेम कर दिया है तो उनको वो मॉडिफाई करें, यानी कि इनको कंप्लीट छूट है। तो एक बार जब इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर दिए तो वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने जाएंगे। तो ये मैं बता ही चुका हूँ, ASB इज ए कमेटी अंडर द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एंड विच कंप्राइजेस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि इस जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है इसके अंदर रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो एकेडमिशियंस हैं वो भी, अदर प्रोफेशनल बॉडीज़ के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे ICSI इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, फिर ICI के तो होते ही हैं। फिर एसोचेम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स,
और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के फिक्की के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, तो इन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स के इसके अंदर शामिल होते हैं। अगले क्वेश्चन में मैंने तुमसे ये पूछा है कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेलिंग आउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर कंपनीज इन इंडिया। अब देखो, जहां तक कंपनीज का सवाल है, मैंने अभी अभी ये बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो आईसीआई की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये तो मैंने आपको बताया। मैंने ये भी बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टैंडर्ड को बनाता है। बेसिकली जो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ हैं, नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़, अब ये डिसाइड कैसे करा जाता है कि ये जो स्टैंडर्ड बन के तैयार हो गए हैं अब इनको फॉलो करना है। तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ को ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं या नहीं करने, ये तो ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ को कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने, ये बेसिकली ICAI डिसाइड करता है। लेकिन जहाँ तक कंपनीज़ का सवाल है, कंपनीज़ को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करने हैं या नहीं करने, ये कौन डिसाइड करता है, ये भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। वैसे तो पहले हम कहते थे नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसको हम बोलते थे नेकास, NACAS, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पहले ये डिसाइड करती थी। लेकिन अब ये जो बॉडी है नेकास, अब ये चेंज हो गई है, इसका नाम हो गया अब नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेफ्रा इसको कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स में कंपनीज को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन से फॉलो करने हैं, कितने फॉलो करने हैं, करेक्ट, या फॉलो करने हैं या नहीं करने, ये जो डिसाइड करा जाता है वो नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो क्या करती है, इनको रिकमेंड करती है। पहले तो इन स्टैंडर्ड को रिकमेंड करेगी किसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का मतलब है गवर्नमेंट, सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है गवर्नमेंट। और फिर गवर्नमेंट ये बताती है कि कौन से स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने हैं। यानी कि एक लफ्ज़ में हम ये कह सकते हैं कि कंपनीज के केस में गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये डिसाइड करता है कि कंपनीज को कौन से स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ के लिए ICAI है और कंपनीज के लिए NCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब है विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेलिंग आउट AS एप्लीकेबल, यानी कि ये बताना कि आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करने हैं। तो नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज़ को तो ये बताएगा ICAI, लेकिन कंपनी है तो उसको बताया जाएगा MCA के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। इज इट क्लियर टू यू? अब एज ए प्रोफेशनल स्टूडेंट आपको थोड़ा बहुत ये भी मालूम होना चाहिए कि स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस क्या है, यानी कि जब ये स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं तो कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि कौन सा वो एरिया है जहां स्टैंडर्ड की जरूरत है। ऑफ कोर्स मैंने कहा कि स्टैंडर्ड को बनाने की जिम्मेदारी ASB की है, तो ASB पहले आइडेंटिफाई करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सिंप्लिसिटी के लिए मैं केस ले लूं, कोई भी एरिया ले लूं, जैसे कि मान लेते हैं और क्या, जैसे कि आजकल ई-कॉमर्स है, करेक्ट, ई-कॉमर्स। प्रेजेंटली ई-कॉमर्स के बिजनेस के लिए अभी कोई स्टैंडर्ड इंडिया में नहीं है। तो यानी कि अब ये एक एरिया हमने सेलेक्ट कर लिया कि यार इस एरिया में, इस एरिया के लिए, इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हमें स्टैंडर्ड की ज़रूरत है। पहले हम एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर ASB क्या करता है, अपना एक स्टडी ग्रुप बनाता है और उस स्टडी ग्रुप में बड़े अच्छे ब्रिलियंट माइंड को इंक्लूड करा जाता है, जो कि मैंने कुछ लम्हा पहले भी बोला, बड़े रिप्रेजेंटेटिव्स को इंक्लूड करा जाता है। करेक्ट, जब हम बोलते हैं स्टडी ग्रुप, तो स्टडी ग्रुप का मतलब इट कंप्राइजेज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ, जो मैंने अभी नाम लिए, करेक्ट, उसमें फिक्की के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, ICSI के भी होंगे, ICAI के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, उसमें ICAI के एंटरप्राइजेस भी होंगे, उसमें SHM के एंटरप्राइजेस भी होंगे, बड़े एकेडमिक्स भी इसमें शामिल करे जाएंगे। तो कहने का मतलब है इट कंप्राइजेज ऑफ ब्रिलियंट माइंड्स। उसके अलावा फिर एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया जाता है स्टडी ग्रुप के द्वारा। फिर जब वो ड्राफ्ट बन जाता है उसको रिवाइज करा जाता है अगर उसमें कुछ रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा फिर उस ड्राफ्ट को हम सर्कुलेट करते हैं, करेक्ट, टू द काउंसिल ऑफ मेंबर्स ऑफ ICAI को और कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज़ को, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को। उसके अलावा स्कोप, इसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस को। यानी कि जब हमने प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट बना लिया, उस स्टैंडर्ड का एक ड्राफ्ट बना लिया,
तो वो हम सर्कुलेट करते हैं कुछ रेप्यूटेड बॉडीज़ को। उसके बाद फिर हम मीटिंग करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्पेसिफाइड आउटसाइड बॉडीज से, फिर हम उनके व्यूज़ भी लेते हैं और उनके व्यूज़ के आधार पर फिर एक ड्राफ्ट करा जाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, जिसको बोलते हैं प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अभी हम एक इस स्टैंडर्ड को प्रपोज कर रहे हैं, करेक्ट। उसके बाद वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको आईसीआई अपनी साइट पर भी लगाती है, उसमें पब्लिक कमेंट्स भी क्या बोलते हैं इनवाइट करती है। एनीवे, फिर हम एक्सपोजर ड्राफ्ट को जो है पर फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑफ द प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यानी कि अब वो जो प्रपोज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था उसका एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनाया जाता है और पब्लिक के कमेंट्स उसमें इनवाइट करे जाते हैं। फिर पब्लिक के कमेंट्स को रिसीव करने के बाद फिर एक फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाता है। एग्जीक्यूटिव फाइनल ड्राफ्ट जो है काउंसिल ऑफ आईसीआई को भेजा जाता है और उसके बाद ही फिर वो एक फाइनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रूप में सामने आता है। एग्जीक्यूटिव तो किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं मालूम होना चाहिए। यहाँ मैंने 2 पॉइंट वही लिखे जो मैंने कुछ देर पहले बताए थे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन रेलिवेंट सब्जेक्ट फॉर नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज, अगर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ताल्लुक नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज से है तो तब तो इसको इशू करा जाएगा आईसीआई के द्वारा, लेकिन अगर स्टैंडर्ड का ताल्लुक जो है कंपनी से है तब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इशू करेगी, स्पेल आउट करेगी। इज इट क्लियर टू यू? अब ये वही क्वेश्चन आ गया, हु प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हु प्रिस्क्राइब्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब वही है, मैंने कहा कि कंपनी का जहां तक सवाल है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब करता है, जहां तक नॉन कॉर्पोरेट बॉडीज का सवाल है उसके लिए आईसीआई स्टैंडर्ड को प्रिस्क्राइब करता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन सामने क्या आता है कि कभी कभी क्या होता है कि स्टैंडर्ड में कोई बात दी रहती है और स्टैच्यू यानी कि लॉ में कोई बात दी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ टाइम पहले तक स्टैंडर्ड जो थे उनका डिविडेंड के बारे में कुछ और गाइडेंस थी, और कंपनीज एक्ट 2013 जब आया तो कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि जो डिविडेंड है उसको हमें लायबिलिटी के रूप में रिकग्नाइज नहीं करना चाहिए। अब पहले तो स्टैंडर्ड कहता था कि डिविडेंड को रिकग्नाइज करना चाहिए जो डिविडेंड डिक्लेयर हो गया है, लेकिन कंपनीज एक्ट ने आकर के कह दिया 2013 जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उसमें कहा गया कि जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है वो बेसिकली लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन नहीं है, तो इसलिए उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लायबिलिटी में नहीं लिखना चाहिए। तो तुमने देखा कि कभी कभी स्टैंडर्ड में दी हुई बातों का और लॉ में दी हुई बातों के दरमियान जो है कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि किसी पॉइंट को लेकर के अगर लॉ में और स्टैंडर्ड में डिस्प्यूट हो जाए तो किसकी बात मानी जाएगी? तो रूल ये है कि उस केस में स्टैच्यू यानी कि लॉ प्रिवेल करेगा, जो लॉ में लिखा होगा उसी को प्रिवेल माना जाएगा। इज इट क्लियर टू यू? यही वजह है कंपनीज एक्ट 2013 के इस रूलिंग के मुताबिक ही आजकल जो डिविडेंड डिक्लेयर्ड है उसको हम लायबिलिटी के रूप में नहीं दिखाते, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट ही नहीं करते हैं, उसको सिर्फ डिस्क्लोजर में रिफ्लेक्ट करा जाता है। अब ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया कि अभी तक कितने स्टैंडर्ड इशू हुए हैं और कितने नोटिफाइड हैं। मैंने कहा 29 इशू हुए हैं और 27 जो हैं अब नोटिफाइड है, क्योंकि 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 6 और 8 जो हैं वो अब खत्म कर दिए गए हैं, विड्रॉ कर दिए गए हैं। तो ये कुछ चीज़ें तुम्हें ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में मालूम होनी चाहिए। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आया कि नहीं आया? तो नेक्स्ट सेशन में जाहिर है कि अब हम बातचीत करेंगे ओवरव्यू ऑफ इंड AS की, लेकिन इस सेशन में हमने फिलहाल ओवरव्यू ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करी है। नेक्स्ट सेशन में अब हम बातचीत करेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन इट्स टाइम टू से लवली गुड बाय।